दोस्तों आज के सेशन में हम सोल्व करने वाले हैं रेलवे एएलपी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट। आप प्लीज़ इस टेस्ट को अटैम्प्ट करें, अपना स्कोर हमें कमेंट में बताएं, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जज करके अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया ऊष्मा की मदद से ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए दिया है संघनन, ऑप्शन बी दिया है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी दिया है उद्रुपातन, ऑप्शन डी दिया है ठोसकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी उद्रुपातन। उद्रुपातन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ बिना दर में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। देखिए, इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, उद्रुपातन एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ बिना किसी तरल अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था को बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे कपूर होता है, नेफ्थलीन की गोलियां देखी हैं आपने, वे सभी एक ऐसे पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ, जो सीधे गैसीय अवस्था में बदल सकते हैं अगर आप उनको हीट मूवमेंट में लेकर आते हैं तो। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे ऊष्मा के अच्छे चालक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन दिया है इसमें ए लकड़ी, ऑप्शन बी दिया है प्लास्टिक, ऑप्शन सी दिया है तांबा, ऑप्शन डी दिया है कांच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। देखिए, इसके बारे में कि तांबा एक उत्कृष्ट ऊष्मा का चालक है, जिसका अर्थ यह होता है कि यह ऊष्मा को जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। इसी कारण से तांबे का उपयोग मुख्य रूप से तारों और बर्तनों को बनाने में भी किया जाता है। क्वेश्चन आगे देख लीजिए एक बार कि जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन ए दिया है इसमें ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। जब भी जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl के साथ अभिक्रिया अगर कराते हैं तो उसके दौरान हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। देखिए इसमें कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जहां जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित करने के साथ जिंक क्लोराइड अर्थात ZnCl2 बनाता है। आप इस अभिक्रिया को जरूर देखिए एक बार। इस तरह की जो भी अभिक्रिया होती है उनको विस्थापन अभिक्रिया का नाम दिया जाता है। जैसे Zn+2HCl से अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो ZnCl2+H2O अलग बन जाता है। क्वेश्चन आगे देख लीजिए एक बार कि किस धातु को पानी में डालने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह तुरंत हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सोडियम, क्योंकि जब भी आप सोडियम धातु को किसी पानी में रखते हैं या हीट उत्पन्न करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस आपकी उत्पन्न होती है। देखिए इसमें कि सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में यह ऊष्मा को उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। इसी वजह से सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि वायुमंडल में कोई अभिक्रिया ना कर सके। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं इस अभिक्रिया का कि जैसे जब आप सोडियम के साथ जल अर्थात H2O की अगर आप अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग बन जाता है और H2 अलग बन जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को जब वायु में जलाया जाता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद बनता है। ऑप्शन ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन बी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी दिया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन डी दिया है नाइट्रोजन और जल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जब भी एथेनॉल को वायु में जलाया जाता है तो उसमें मुख्य रूप से दो उत्पाद आपको बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल। देखिए इसमें कि इथेनॉल, इसका आपको रासायनिक सूत्र भी पता होना चाहिए, H2C2H5OH। इसका एग्जाम वगैरह में इसका पूछा भी गया है कई बार कि इथेनॉल का रासायनिक सूत्र कौन सा है निम्नलिखित में से। तो C2H5OH होता है कि जलने पर पूर्ण दहन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O अलग बनते हैं। यह अभिक्रिया जलने की अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। देखिए ये रिएक्शन आप जरूर देखिए एक बार। जैसे C2H5OH प्लस 3O2 जब आप रिएक्शन कराते हैं तो इसमें 2CO2 अलग बन जाएगा, प्लस
3H2 के साथ में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन इसी तरह अगला है कि मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्य रूप से किस अंग में होता है। ऑप्शन ए दिया है मुंह, ऑप्शन बी दिया है आमाशय, ऑप्शन सी दिया है छोटी आंत, ऑप्शन डी दिया है बड़ी आंत। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी छोटी आंत। आप जानते हैं कि जब भोजन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है तो मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाती है। मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में। देखिए इसमें भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है, जहाँ पर पित्त और अग्नाशय रस मिलकर भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। पाचन एंजाइम और रस भोजन के जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को सरल रूपों में बदलते हैं, जो शरीर द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। इसी तरह का पहला क्वेश्चन देखिए कि कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है इसमें ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन बी दिया है आनुवांशिक जानकारी का भंडारण, ऑप्शन सी दिया है कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी दिया है प्रोटीन संश्लेषण। तो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर और बाहर की जो आवागमन पदार्थ होते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रित करना। देखिए इसके बारे में कि कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है जो कोशिका के अंदर और बाहर होने वाले पदार्थों के आवागमन को कंट्रोल अर्थात नियंत्रित करती है। यह झिल्ली सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन प्रक्रियाओं का उपयोग करके यह कार्य कर सकती है। क्वेश्चन आगे है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। आप कोई वस्तु देखते हैं तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। ऑप्शन ए दिया है 1/6 गुना या 1/6 गुना, ऑप्शन बी दिया है 6 गुना, ऑप्शन सी दिया है समान, ऑप्शन डी दिया है 1/2 गुना। तो इससे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समान। देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी खगोलीय पिंड पर समान होता है, चाहे वह पृथ्वी हो या चंद्रमा हो, लेकिन उसका भार चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले 1/6 गुना कम होता है, क्योंकि चंद्रमा पर या चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम होता है। देखिए द्रव्यमान और भार में बहुत फर्क होता है। क्वेश्चन में इसलिए आपसे घुमा सकते हैं कि द्रव्यमान आप किसी भी पिंड पर ले जाएं, किसी खगोलीय पिंड पर अगर किसी भी पर ले जाएं, वहाँ पर आपका किसी वस्तु का, इंसान का द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान हमेशा फिक्स ही रहेगा, लेकिन भार हमेशा बदलता रहता है। आप किसी भी पोल पर चले जाएं, किसी भी खगोलीय पिंड पर चले जाएं, जैसे चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, मंगल, जहाँ कहीं भी आप जाना चाहें तो वहाँ पर भार में आपको फर्क जरूर मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन आ गया है कि मानव शरीर में किस हार्मोन को तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है एड्रेलिन, ऑप्शन बी दिया है इंसुलिन, ऑप्शन सी दिया है थायरोक्सिन, ऑप्शन डी दिया है प्रोजेस्टेरोन। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए एड्रेलिन। एड्रेलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के अंदर एक तनाव हार्मोन के रूप में काम करता है। जैसे कि एड्रेलिन को तनाव हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हार्मोन तनावपूर्ण स्थितियों में स्रावित होता है और शरीर को लड़ाई अर्थात भागने, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। यह हृदय की गति को बढ़ाता है और मांसपेशियों में ऊर्जा की आपूर्ति को भी बढ़ाने का काम करता है। क्वेश्चन इसी तरह अगला है कि जब प्रकाश किसी वक्रित दर्पण अर्थात कर्व मिरर की सतह पर गिरता है तो वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरणें एकत्रित होती है, जहां पर एकत्रित होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है मुख्य अक्ष, ऑप्शन बी दिया है वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी दिया है फोकस और ऑप्शन डी दिया है ध्रुव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फोकस। जब भी कोई प्रकाश किसी वक्रित अर्थात कर्व मिरर की सतह पर गिरता है तो जहां पर किरणें, प्रकाश किरणें एकत्रित होती है, उस बिंदु को बोला जाता है फोकस। देखिए इसमें वक्रित दर्पण अर्थात जैसे अवतल दर्पण आप देखते हैं, पर जब प्रकाश किरणें पड़ती है तो वे दर्पण की सतह से परावर्तित होकर एक बिंदु पर एकत्रित होती है। परावर्तित का मतलब होता है वहां से टकराकर जब वापस जाती है तो एक बिंदु पर वे कलेक्ट होती है, जिसे फोकस कहा जाता है। इस बिंदु पर सारी परावर्तित किरणें आकर मिलती हैं। क्वेश्चन आ गया है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु जब तक विराम या समान गति पर चलती रहती है तब तक क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है कि उस पर कोई बाहरी बल न लगा जाए,
ऑप्शन बी दिया है उसका द्रव्यमान न बढ़ जाए। ऑप्शन सी दिया है ऊर्जा प्राप्त न कर सके। ऑप्शन डी दिया है उसका आकार परिवर्तित न हो जाए। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्योंकि न्यूटन की गति का पहला नियम हमें ये बताता है अगर कोई वस्तु रेस्ट कंडीशन में है या फिर कोई गति अवस्था में है तो वह अपनी पोजीशन को जब तक नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसको, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो मूवमेंट करने लगेगी, अगर कोई रेस्ट गति की अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में आ सकती है। सिर्फ सब खेल ये एक बाह्य बल का ही होता है। देखिए न्यूटन की गति का पहला नियम अर्थात जड़त्व का फोर्स ऑफ इनर्शिया भी इसको कहा जाता है। कोई भी वस्तु जब तक अपनी स्थिति में रहती है अर्थात विराम या समान गति पर जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, इस नियम को वस्तु का जड़त्व की अवधारणा दर्शाता है। इसको एक नाम और भी दिया जाता है, गैलीलियो का नियम भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन आगे है कि बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है खाद्य पदार्थ के या खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का संचरण। ऑप्शन बी दिया है खाद्य श्रृंखला में कीटनाशकों का संचयन और उनका बढ़ता प्रभाव। ऑप्शन सी दिया है जल चक्र में नाइट्रोजन का संचरण। ऑप्शन डी दिया है जैविक विविधता में कमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य श्रृंखला में कीटनाशकों का संचयन और उनका बढ़ता प्रभाव। बायोमैग्निफिकेशन का यही अर्थ होता है। देखिए इसमें कि बायोमैग्निफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रदूषक जैसे कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक उच्च स्तर पर अधिक मात्रा में जमा होते जाते हैं। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा शीर्ष स्तरीय जो उपभोक्ता होते हैं, टॉप लेवल के कंज्यूमर आपको देखने को मिलते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है ये, जैसे मनुष्य। क्वेश्चन आगे है कि इंद्रधनुष के निर्माण के पीछे कौन सा प्रमुख घटना जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए दिया है परावर्तन। ऑप्शन बी दिया है अपवर्तन। ऑप्शन सी दिया है विवर्तन। ऑप्शन डी दिया है परागीकरण। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, अपवर्तन। इंद्रधनुष के निर्माण के पीछे मुख्य जो जिम्मेदार होता है अपवर्तन होता है। देखिए इसमें इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की घटना से होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में मौजूद जल की किरणों या जल की बूंदों से गुजरता है तो वह अपवर्तित होकर विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। देखिए जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में मौजूद जल की बूंदें होती है, जब उनसे गुजरेगा तो रंग बिरंगी प्रकाश की किरणों में वो बिखर जाएगा, जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण देखने को मिलता है। क्वेश्चन आगे दिया है अगर किसी चालक में 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और चालक का प्रतिरोध 4 ओम है तो चालक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया है 8 वोल्ट। ऑप्शन बी दिया है 6 वोल्ट। ऑप्शन सी दिया है 2 वोल्ट। ऑप्शन डी दिया है 4 वोल्ट। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 8 वोल्ट। ओम का नियम हमें बताता है कि विभवांतर V बराबर धारा गुना प्रतिरोध या V इक्वल्स टू आई आर होता है। जब इसमें कैलकुलेशन आप कर दोगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 वोल्ट। क्वेश्चन आगे है कि एक विद्युत मोटर का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन बी दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में बदलना। ऑप्शन सी दिया है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन डी दिया है उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। देखिए विद्युत मोटर का मुख्य काम होता है विद्युत धारा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम यही करता है। विद्युत मोटर का मुख्य कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में विद्युत धारा चुंबक के क्षेत्र में प्रवाहित होती है जिस पर एक बल उत्पन्न होता है और मोटर घूमती है, तो इस प्रकार विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन आगे है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया जाए तो उसकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी। अगर कोई वस्तु है उसकी स्थिति को अगर आप अवतल दर्पण और फोकस ध्रुव के बीच में रख दिया जाए तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनती है। ऑप्शन ए दिया है वास्तविक उल्टा। ऑप्शन बी दिया है वास्तविक और सीधा। ऑप्शन सी दिया है काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन डी दिया है काल्पनिक और उल्टा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी काल्पनिक और सीधा। जब भी किसी वस्तु को अवतल दर्पण और फोकस ध्रुव के बीच में रख दिया जाता है तो उसकी स्थिति काल्पनिक और सीधा बनती है।
देखिए इसमें जब किसी वस्तु का अवतल दर्पण फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाता है तो उसकी प्रतिबिंब स्थिति काल्पनिक और सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट जैसी बनती है। यह प्रतिबिंब वस्तु के पीछे और दर्पण के परावर्तक सतह से बड़ा होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आगे दिया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो सबसे पहले कौन सा रंग उसको विचलित करता है। ऑप्शन ए दिया है लाल, ऑप्शन बी दिया है नीला, ऑप्शन सी दिया है बैंगनी, ऑप्शन डी दिया है हरा। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी बैंगनी। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सबसे पहले बैंगनी रंग का प्रकाश ही उसको सबसे ज़्यादा विचलित करता है। देखिए सूर्य के प्रकाश में विभिन्न तरंग दैर्ध्य के रंग होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सबसे छोटे रंग तरंग दैर्ध्य का रंग जो कि बैंगनी है सबसे ज़्यादा उसको विचलित करता है। यद्यपि नीला रंग भी काफ़ी विचलित करता है लेकिन बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन आगे है कि किस अंग में ग्लूकोज का पाचन नहीं होता है। ऑप्शन ए दिया है मुंह, ऑप्शन बी दिया है आमाशय, ऑप्शन सी दिया है छोटी आंत, ऑप्शन डी दिया है बड़ी आंत। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी बड़ी आंत। ग्लूकोज का पाचन मुंह के द्वारा भी होता है, आमाशय के द्वारा भी, छोटी आंत में तो सबसे ज़्यादा ही होता है। लेकिन जो आपका बड़ी आंत है इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, पाचन नहीं होता इसमें। देखिए ग्लूकोज का पाचन मुंह, आमाशय, छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में पाचन का कोई कार्य नहीं किया जाता बल्कि जल और खनिजों का अवशोषण जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो वहाँ पर जमा होते हैं। क्वेश्चन आगे है कि परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है कोयला, ऑप्शन बी दिया है यूरेनियम, ऑप्शन सी दिया है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी दिया है प्राकृतिक गैस। सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो यूरेनियम, क्योंकि परमाणु ऊर्जा या आपका न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है मुख्य रूप से यूरेनियम किया जाता है। परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत यूरेनियम जो विखंडन या फ्यूजन की प्रक्रिया से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में एक यूरेनियम परमाणु विखंडित होता है जिससे न्यूट्रॉन और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी कारण विद्युत ऊर्जा में वो बदल सकते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय पानी की कमी से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ऑप्शन ए दिया है बड़े बांधों का निर्माण करना, ऑप्शन बी दिया है वर्षा जल का सिंचन करना, ऑप्शन सी दिया है नदी जल का डाइवर्जन करना, ऑप्शन सी डी दिया है नदी जल को शुद्ध करना। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी वर्षा जल का सिंचन करना, क्योंकि पानी कमी से अगर आप निपटना चाहते हैं तो वर्षा के जल को आप संचय कीजिए। ये आपको बेसिक जानकारी के लिए भी पता होना चाहिए कि अगर जहाँ कहीं भी पानी कमी है तो वर्षा के जल को आप कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें वर्षा का जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी कमी से निपटने का सबसे बेहतर और एक सुगम उपाय माना जाता है। इससे वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है और उपयोग भविष्य में उसको आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, जिससे कि ये सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल ये आपका एक तरीका हो सकता है। अगर आपको हमारे टेस्ट अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।